हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है हमारी 6th क्लास है और हम लोग 6th क्लास के अंतर्गत अपना चैप्टर भूगोल को जो है हम लोग आपका देख रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा इसमें शुरू हो चुका है। इस चैप्टर के अंतर्गत जिसमें हम लोग सूर्य यानी कि जो सौर मंडल है और जो सौर परिवार है, उस सौर परिवार की हम लोग आपका बात कर रहे थे कि सौर परिवार के अंतर्गत कौन कौन इसमें शामिल होता है और सूर्य का कौन कौन से ग्रह हैं इसके निकटवर्ती। इनको सबको हम लोग आपका अपने इस लेक्चर में अच्छे से गौर करके हम लोग आपका देख चुके थे और हम इसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारा इतना था। अब इसमें सारे को अपना सौर परिवार, तारा, होड स्टार तक हम लोग इतना अच्छे से इसमें देख चुके थे। बेसिकली आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो चैप्टर के अंतर्गत, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि किस तरह से आकाश है वो आपका दिखाई देता है और बहुत सारे स्टार हैं सूर्य की तरह। हमको उनकी उष्मा और प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, करोड़ों वर्ष दूर होने की वजह से। ठीक है, सूर्य की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। क्लियर है? वो बहुत दूर हैं और इसी बहुत दूर होने की वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उनका उष्मा और प्रकाश हम तक आपका पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है। अब देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखेंगे, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब आप देखेंगे रात्रि का समय होता है और आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके समूह बनते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अल्सर मेजर यानी कि बिग बियर जो है इसी थ्योरी के अंतर्गत आता है। कैसा है? इसी थ्योरी के अंतर्गत है। बहुत आसानी से पहचानने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि इसके अंतर्गत आता है। 7 तारों का समूह है जो आपका क्या है, नक्षत्र मंडल। अल्सर मेजर का भाग है। परिवार या पड़ोसी बड़े व्यक्ति को कहते हैं जो अपने आसपास के अधिक तारों और ग्रहों को नक्षत्र मंडल दिखाता है। आपने कभी देखे भी होंगे। क्लियर है कि कौन से आपके नक्षत्र मंडल हैं, कैसे हैं? क्लियर है? जरूर आपने देखा होगा एक बार जीवन में। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कह रहे रात्रि के समय अगर आपको दिशा ढूंढनी हो, आज तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास कंपास है, जीपीएस है और इतना भवन निर्माण हो चुका है, इतनी सारी रोड में ट्रैफिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमको अंदाजा लग ही जाता है। लेकिन आज से 100 साल, 150 साल पहले तक, इवन 50 साल पहले तक भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको दिशा का निर्धारण करना है तो कोई इतना सटीक पैमाना हमारे पास ऐसा नहीं था जिससे हम क्या कर पाते, हम दिशा का स्पष्ट रूप से आपका निर्धारण जो था वो कर पाते। तो हम लोग किस चीज से करते थे तो आपका स्पष्ट रूप से निर्धारण, तो आपको पता होना चाहिए ये निर्धारण जो था आपका, एक तारा है। कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में एक तारा चमकता है जिसको कहते हैं ध्रुव तारा। तो अगर यहाँ ध्रुव तारा चमक रहा है तो उत्तर, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा और पश्चिम होगा। तो इस तरीके से ही दिशाओं का जो था अंदाजा आपका लगाया जाता था कि भैया ये क्या हो गया, ये ध्रुव तारा है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, आपका दक्षिण होगा। और उसका जो आपका राइट हैंड साइड होगा उसमें क्या होगा, ईस्ट होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, आपका वेस्ट होगा यानी कि पश्चिम होगा। इस आधार पर रात्रि में हम लोगों को क्लियरेंस मिलते थे, इस आधार पर हम लोग आपका देखते थे। क्लियर है? यह है आसमान में हमेशा एक साथ नहीं रहता। कह रहे कि ये आसमान में हमेशा एक स्थान पर नहीं रहता। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकेंगे। कह रहे एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है सप्तऋषि और उसी की सहायता से हम ध्रुव तारे की जो स्थिति है वो जान पाएंगे। आप चित्र 1.1 को देखें। यदि आप सप्तऋषि मंडल को संकेत करते हुए आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं
तो ध्रुव तारे की ओर क्या करेगा, इंगित करेगा। ये देखिए, दिख गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन खींच दी। ये है ध्रुव तारा। तो सप्तऋषियों के उत्तर में है ध्रुव तारा। देख लिया, इसी से तो होता है निर्धारण। देख लिया आपने, क्लियर है। चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी का? तो इस तरीके से आपको जो है सप्तऋषि और ध्रुव तारे की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें ना तो अपना प्रकाश है और ना ही अपनी ऊष्मा है। अब आप खगोलीय पिंड छोड़िए, मैं आपको पृथ्वी को भी बताऊं। कह रहे हैं वे तारे वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और जो आपका तारों का जो प्रकाश है उसी प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में आपका प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है पथभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी के ऊष्मा से प्राप्त करता है। क्या करता है? संपूर्ण जो प्रकाश है ये ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। और आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी है ये सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा देखने चंद्रमा की तरह चमकता हुआ आपका प्रतीत होगा। कैसा होगा? चमकता हुआ आपको ये प्रतीत होगा। और आसमान देखने पर चंद्रमा एक उपग्रह है। कह रहे कि अगर आप इसको देखोगे तो बेसिकली कैसा है, एक आपका उपग्रह है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो आपका सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से प्राप्त होते हैं। उसमें से कुछ आपके पास भी है आपका चंद्रमा। कह रहे कि भैया कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही आपका प्रकाशित होते हैं, उन्हीं से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग मेन समय जो लगेगा वो आपका इसी डायग्राम को पढ़ने में लगेगा। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से बनाइए। ठीक है, देख लिया आपने इतना? तो सबसे पहले देखिए, ये है सन। देख लिया सन? अच्छा, इस सन के सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक ग्रह पड़ रहा है जो है आपका बुध, जिसको क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। ठीक, उसके बाद बुध के बाद दूसरा अगर आप ग्रह देखोगे, सूर्य से मैं दूरी के हिसाब से बता रहा हूं, तो फिर उसके बाद पड़ेगा शुक्र, जिसको हम वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस। तो बुध पहले सूर्य, सूर्य के बाद आपका बुध, बुध के बाद आपका वीनस यानी कि शुक्र, और शुक्र के बाद आपको पड़ेगा आपका पृथ्वी। क्या पड़ेगा? पृथ्वी, अर्थ। देख लिया? अर्थ। और अर्थ के बाद आपको मिलेगा मंगल ग्रह, मंगल यानी कि मार्स। ठीक, पहले इतना लिखिए, इतना इसको बनाइए सबसे पहले।
या इस तरीके से एक एक करके बना लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कैसे इनको याद रखना है, क्या तरीका है, क्या शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं, वो पूरा करेंगे। बनाइए इसको आप जल्दी से। कोई डाउट हो किसी बच्चे का भी पूछिए। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या है, सन है, सन के बाद आपका जो है मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, और अर्थ के बाद क्या है, मार्स है। अब देखिए, उसके बाद एक ग्रह है जुपिटर, यानी कि उसको हम कहते हैं बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। अब देखिए, जो हमारा मंगल ग्रह है, क्या है, मंगल ग्रह, और इधर क्या है, जुपिटर। इन दोनों के बीच में कुछ आपका क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, बेसिकली ये भी खगोलीय पिंड है। कैसे है, खगोलीय पिंड है, और एक पट्टी नुमा स्ट्रक्चर्स में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, देख रहे हो। तो अगर आपसे पूछ ले क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं, तो आपका मंगल और जुपिटर के बीच में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जुपिटर के बाद आता है दूसरा ग्रह आपका शनि, सैटर्न। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। प्लूटो फिलहाल ग्रह नहीं है। देख लिया। तो सबसे पहले आपका मरकरी, चलिए एक इसका कोड बना लेते हैं सबसे पहले, तो देख लीजिए ताकि हम लोगों को याद रहे। सबसे पहले एस इज इक्वल टू, ऐसे बना, एस इज इक्वल टू मरकरी एम वी, एम वी ई, एम वी, एम वी, एम वी ई एम, यानी कि हम इसको ईवीएम नहीं कर सकते। अगर ई पहले होता तो ईवीएम एम हो जाता, लेकिन आप देखिए ई वी ई एम, ठीक। और उसके बाद क्या है, ऐसे गैप बनाइए, जे एस यू और एन, 8 अक्षर हैं, एम वी ई एम जे एस यू एन। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। अब देखिए, ये मैंने गैप क्यों बनाया, क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो क्या है, क्षुद्र ग्रह है। तो हमें स्टेप, अगर हम बीच में स्पेस ले लेंगे तो हमको ध्यान रहेगा ये क्षुद्र ग्रह है। क्लियर है। अब आपसे पूछ ले, अर्थ के बगल में कौन है, मंगल, ठीक है, और अर्थ के इधर कौन है आपका, वीनस। आपको क्लियर होगा, ठीक। सूर्य से बढ़ती दूरी पर पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ये आपका तीसरा नंबर है, थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है, ठीक। और जुपिटर सन से कौन से नंबर पर है, तो 3 4। अब देखिए 1 2 3 4, और 5th नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, जुपिटर हो जाएगा। 6 नंबर पर सैटर्न हो जाएगा, 7 नंबर पर यूरेनस हो जाएगा, और 8 नंबर पर नेपच्यून हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही मरकरी पहले नंबर पर, वीनस दूसरे नंबर पर, अर्थ तीसरे नंबर पर, और मार्स जो है आपका मंगल 4th नंबर पर आपका हो जाएगा। इस तरह से याद करिए। चलिए देख लिया। अब कुछ और है इनके बारे में जो हमको देखना है और लिखना है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ,
और मार्क्स, ऐसे लिखा था। देखिए बुध क्या है, सूर्य के चारों ओर एक बाप का परिक्रमण 88 डेज में कंप्लीट करता है। यानी कि ये सन है, सन का एक चक्कर पूरा करने में उसको 88 डेज लगते हैं। कितने कर लगते हैं? 88 डेज आपका लगते हैं। और अपने अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब इस तरह से, जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन इस तरह से चलकर वापस इस तरह अपनी जगह पर आ जाए, तो इस तरह से यूं जब वो अपना राउंड लगाता है अपने एक्सिस पर, देखिए मैं खड़ा हूं, मेरा फेस इस तरफ है, और मैं मान लीजिए मैं बुध हूं, तो मुझे ऐसे घूमकर आने में वापस कितना समय लगेगा? अगर मैं बुध होता तो मेरे को 59 डेज लगते। कितने लगते? 59 डेज। तो ध्यान रखना, अपना जो घूर्णन है वो कितने में करता है? 59 डेज में। और परिक्रमण करता है कितना करता है? 88 जो डेज है उसमें करता है। क्लियर है? अगला देखिए, सूर्य के चारों ओर जो आपका शुक्र है, शुक्र पर्वत, वो कब लगाता है? जो उसका परिक्रमण है 255 दिन है, और खुद कितने में करता है? 243 डेज में करता है। यानी कि लगभग बराबर ही है इन दोनों का। क्लियर है? अगला देखिए, जो अर्थ है हमारे पृथ्वी, तो जो हमारी पृथ्वी का आपका ध्यान देना है आपको, जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, एक चक्कर को लगाने को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण। तो कितने में लगाती है? 365 दिन में, यह आपने सुना होगा। और एक दिन में वो यानी कि 24 आवर्स में क्या करती है? अपने एक्सिस पर घूम जाती है। अपने एक्सिस का मतलब है, अगर आप इस तरह से मान लीजिए मैं अर्थ हूं, और इस तरह से वापस मुझे अपने एक्स पर घूम कर आने में कितना समय लगा? तो 24 घंटे, यानी कि एक दिन लगा। तो एक्सिस का मतलब है, ध्यान दो सभी, तो एक्सिस का मतलब है अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब है कि अगर मैं पूरी क्लास का चक्कर लगा के आऊं तब मुझे कितना समय लग रहा है। तो वैसे ही पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, और अपने एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो कितना था? 365 दिन में सूर्य का चक्कर और एक दिन में अपना चक्कर। उसके बाद है मंगल, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितना करता है? 687 दिन में एक सूर्य का राउंड कंप्लीट करता है। इस तरीके से कितना आपका? 687 डेज में, 687 में। और वहीं अगर आप देखोगे इसका गुणन कितना है? अपने अक्ष पर कितने में घूम जाता है? एक दिन में, यानी कि पृथ्वी के समान। अगर पूछ लिया जाए कि मंगल और पृथ्वी दोनों का ही जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो कैसा है? बिल्कुल समान है। कैसा है? समान है दोनों, क्योंकि सेम टाइम पर एक दिन में ही दोनों एक साथ आपका घूम जाती हैं। यहाँ भी 24 घंटे लगते हैं इसे भी और इसको भी। और ध्यान दीजिए, इतना आपको ये लिखना है, और लिखने का तरीका सबसे अच्छा है कि बुध लिखिए, बुध के सामने लिखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर 88 डेज, और अपने चारों ओर घूमना 59 डेज। इस तरीके से ही पूरा उतारिए, कॉपी करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको, और एक बार पढ़ लीजिए, पूरे जीवन कुछ भी इसमें फिर आपको रिवाइज करने की, याद करने की कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा कभी आपको इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बृहस्पति को लिखिए। बृहस्पति 11 साल 11 महीने में क्या करता है? सूर्य का एक राउंड कंप्लीट करता है। ठीक, 11 साल 11 महीने में, यानी कि लगभग 12 साल में एक राउंड करता है। और अपने घूर्णन में कितना घूमता है? 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर जो है आपका लगा लेता है। ठीक है, सन का चक्कर कितने में लगा लेता है? यानी कि लगभग 10 घंटे मान लीजिए इसे। अगला है शनि, ये सूर्य के चारों ओर 29 साल 5 महीने में घूमता है। अब सोचिए, देखिए कितना दूर होगा ये, कि इसे सूर्य का एक पूरा चक्कर काटने में 29 साल का समय लगता है। और अपने अक्ष पर कब घूमता है?
10 घंटे 40 मिनट। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी, यानी कि उपग्रह कितने हैं इसके 53, और इसके भी कितने हैं 53। चंद्रमा का मतलब है उपग्रह से। ठीक है, यहां तक एक बार इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे इस पर। चलिए, तो इतना आपने पूरा अच्छे से देख लिया। क्लियर है? तो एक बार इसको पुनः देख लीजिए। सबसे पहले पृथ्वी सूर्य के नियरेस्ट कौन है? बुध। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद आपका मंगल है। और मंगल के बाद आपका बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आपका शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। और ध्यान रखना, जुपिटर और मार्स के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह आपका पाए जाते हैं। तो फिलहाल इतना ही हम लोगों ने कंटिन्यू रखा आज के लिए। फिलहाल आप इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, इसको बार बार बना के देखिए, क्योंकि ये पूरे जीवन कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ लो, सारे जीवन को काम खत्म। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।